नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से HSSC साइंस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि विद्युत धारा का सेकंड पार्ट आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। आज हम विद्युत धारा का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का सेकंड पार्ट यानी दूसरा एपिसोड। तो हमने अब तक चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, विभवांतर के बारे में पढ़ा, ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ा। फिर हम बात आ गई थी प्रतिरोध पर। किस पर बात आ गई थी? प्रतिरोध पर, कि भी प्रतिरोध क्या होता है। क्योंकि हम पिछला अगर इसमें बताएंगे तो हमारी वीडियो लंबी बन जाएगी। आप पिछले लेक्चर को ज़रूर देखें, विद्युत धारा का फर्स्ट पार्ट, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो देखो भाई, हम बात कर रहे थे, हमने लास्ट का जो टॉपिक पढ़ा था विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? प्रतिरोध। प्रतिरोध का सिंबल हमारा क्या था? आर, कैपिटल आर। ये क्या होता है? जो चार्ज का अपोज करे, चार्ज का क्या करे? अपोज, विरोध करे। देखो, प्रतिरोध, विरोध। इसका ऐसा ही मात्रक क्या था? ओम। क्या था? ओम। इसका ऐसा ही मात्रक ओम था। सिंबल इसका ओमेगा होता है। देखो, ब्रेकर की तरह है। क्या होता है? ब्रेकर की तरह इसका सिंबल होता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रतिरोध है किस किस पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध है किस किस पर निर्भर करता है। देखो, प्रतिरोध होता क्या है? पंखा, फ्रिज, कूलर, वायर, जितने भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैं सारे के सारे प्रतिरोध हैं। क्या है? सारे के सारे क्या है? प्रतिरोध हैं। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भी प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। हमारा एक टॉपिक है ये, प्रतिरोध यानी आर किस किस पर निर्भर करता है। इंग्लिश में बोलेंगे इसके डिपेंडेंट ऑन फैक्टर। पहला, प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई आपने देखा होगा, जब आप कोई लंबी वायर में से करंट लेकर आते हैं, मान लीजिए आपने 2 किलोमीटर दूर वायर लगाया और वहाँ से आप करंट लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ से आते आते करंट की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस वायर का जो प्रतिरोध है उस करंट का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध। अगर आप देखो क्या बोला? प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई। अगर आप लंबाई ज़्यादा लेंगे रेजिस्टेंस की, यानी आप वायर लंबी लेंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। आर का मतलब है प्रतिरोध, एल का मतलब है लेंथ। एल का मतलब क्या है? लेंथ। अब आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके पास कोई भी लंबी वायर है या कोई बड़ा इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। उसको चलाने के लिए ज़्यादा करंट की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा है। देखो, प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। दूसरा, प्रतिरोध इनवर्सली यानी उल्टा 1/एरिया यानी क्षेत्रफल। अब आपने देखा होगा, एक तो आप पतली तार से वो करंट लेकर आए, एक आप मोटी तार से करंट लेकर आए। अगर आप दोनों को माप के देखोगे, मोटी तार का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। जैसे पानी, अगर एक पतली पाइप से बहेगा तो बिल्कुल क्या करेगा? वो बिल्कुल फंसा फंसा चलेगा, कम आएगा पानी। अगर आप उसी पानी को एक ज़्यादा डायमीटर वाली होल से गुजारेंगे तो पानी की मात्रा ज़्यादा आएगी। अब देखो, प्रतिरोध इनवर्सली 1/, क्षेत्रफल, ये इसका उल्टा होता है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वायर का, अगर मोटी तार होगी तो करंट की मात्रा ज़्यादा आएगी, यानी प्रतिरोध वहाँ का कम होगा। तो हम क्या बोलेंगे? आर इनवर्सली 1/A। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो आर कम होगा। क्या होगा? आर कम होगा। अगर एरिया कम होगा तो आर ज़्यादा होगा। आप अपनी एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं कि आप पतली तार लें, एक मोटी तार लें,
उन दोनों से आप इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। तीसरा फैक्टर है जो प्रतिरोध है वो मेटल की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखो, अब आपने देखा होगा अब सभी के घरों में सिल्वर की तार, एल्युमिनियम की तार, तांबे की तार लगी मिलेंगी। वहाँ पर लोहे की तार क्यों नहीं है, सोने की तार क्यों नहीं है, चांदी की तार क्यों नहीं है, प्लैटिनम की तार क्यों नहीं है? तो जो प्रतिरोध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रकृति पर भी निर्भर करता है। क्योंकि आपको पता हो कि जो सिल्वर है, सिल्वर का प्रतिरोध सबसे कम होता है। सिल्वर का प्रतिरोध सबसे कम होता है। सिल्वर का प्रतिरोध सबसे कम होता है। आपने देखा होगा जो मेन तार होती है वो सिल्वर की होती है, उसके बाद कॉपर की बारी बिछाई जाती है। क्योंकि सिल्वर की जो तार है वो महंगी आती है, इसलिए हम पूरे घर में उसको नहीं लगा सकते। तो ये था हमारा प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। अब देखो, अब हमारे पास क्या निकल कर आया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आई, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, L का मतलब लेंथ, A का मतलब एरिया। अब इस टर्म को खत्म करने के लिए हमारे पास एक टर्म निकल कर आई, R इज इक्वल टू रो L बाई A। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। यह अलग अलग मेटल की अलग अलग होती है, चाहे वो मेटल 1 सेंटीमीटर लंबी हो या वो 200 किलोमीटर लंबी हो। क्या हो? अलग अलग मेटल की अलग अलग प्रतिरोधकता होती है। देखो हमारे पास क्या निकल कर आया, R इज इक्वल टू, R हमारा प्रतिरोध, ये प्रतिरोधकता, L लेंथ, A एरिया। अब इन टर्म को खत्म करेंगे, हमारे पास एक नई क्वांटिटी आई जिसका नाम क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, इसका सिंबल है रो, यानी P की हालत बिगाड़ दें। अब देखो यहां से प्रतिरोधकता निकालें, RA बाई L। R प्रतिरोध, A एरिया, L लेंथ। अब देखो R को मापा गया ओम में, एरिया को मापा गया मीटर स्क्वायर में, L को मापा गया मीटर में, 1 m से 1 m। तो ऐसा ही मात्रक प्रतिरोधकता का क्या बनेगा? ओम मीटर। क्या बनेगा? ओम मीटर। देखो ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि भाई ऐसा ही मात्रक प्रतिरोधकता का, ऐसा ही मात्रक ओम का, प्रतिरोध का, ये किस किस पे डिपेंड करते हैं? आपको पता चल गया कि प्रतिरोध है लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और प्रकृति पे डिपेंड करता है। इस टर्म को खत्म करने के बाद हमारे पास एक टर्म आई जिसका नाम है प्रतिरोधकता। क्या नाम है? प्रतिरोधकता। सबसे कम प्रतिरोधकता सिल्वर की होती है। अब देखो हमारे पास क्या निकलेगा, R इज इक्वल टू रो L बाई A। L बाई A। देखो जो R है वो सीधे सीधे प्रतिरोधकता पर डिपेंड करता है। जिसकी जितनी प्रतिरोधकता कम होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा प्रतिरोधकता होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मेटल का कम होता है और जो अलॉय हैं उनका ज़्यादा होता है। अलॉय मतलब मिक्सचर। अब ये बातें थी यहाँ पर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस को जोड़ना, यानी प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन। प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन भी कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हिंदी में इसको बोलेंगे कि प्रतिरोध का जोड़ना, पार्श्व क्रम या श्रेणी क्रम। इसे भी पूछे जाते हैं। देखो दो तरह से जोड़ा जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है पार्श्व क्रम। क्या होता है? पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी अधिकतम रेजिस्टेंस।
अधिकतम रेजिस्टेंस। पार्श्व क्रम का मतलब होता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यानी न्यूनतम प्रतिरोध। अब देखो मोस्टली घरों में पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं, या जब दिवाली पर लड़ियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पर होता है श्रेणी क्रम। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े स्कूल, वहाँ पर होता है श्रेणी क्रम में, यानी एक वायर के साथ कई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जोड़े जाते हैं। इसके कुछ नुकसान हैं, इसके कुछ फ़ायदे हैं। इसके कुछ नुकसान हैं, इसके कुछ फ़ायदे हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें क्या होता है, इसमें करंट की मात्रा सेम रहती है और विभवांतर अलग अलग होता है। इसमें करंट की मात्रा अलग अलग होती है और विभवांतर एक जैसा रहता है। कैसा रहता है? एक जैसा। तो ये श्रेणी क्रम का है, ये पार्श्व क्रम का फार्मूला है। हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आएंगे। इससे अगला लेक्चर होगा हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर। यहाँ पर आप फार्मूले देख लें। अगला लेक्चर जो होगा हमारा न्यूमेरिकल्स पर होगा, वो हम करेंगे। वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, खासकर HSSC में, चाहे आपका हरियाणा पुलिस का पेपर होना हो या फिर आगे आपके कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का होना हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होना हो आपका, उसके लिए हम लेकर आएंगे। तो ये फार्मूला है श्रेणी क्रम का और ये पार्श्व क्रम का है। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। याद रखना एक छोटी सी टर्म है नई, कंडक्टेंस। इसका सिंबल होता है कैपिटल G। कंडक्टेंस ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ प्रतिरोध। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का उल्टा। एक होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसका सिंबल होता है सिग्मा। ये होता है 1/ρ। रेजिस्टिविटी का उल्टा। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में जान लिया, इनको जोड़ना सीख लिया, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक हीट की। अब हमारे 2 टॉपिक रह गए इस चैप्टर से, वो हम जल्दी जल्दी आपको बताएंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे आपके लिए कि आपका समय खराब हो, आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सकें, इतनी कोशिश हमारी रहेगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक हीट की। इलेक्ट्रिक हीट, इलेक्ट्रिक हीट यानी विद्युत ऊष्मा। विद्युत ऊष्मा H इसका सिंबल रहेगा। क्या सिंबल रहेगा? H। अब देखो कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, चाहे आपका फैन है या आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, वो गर्म कब होता है? जब उसको इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा ज़्यादा मिले। यानी आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है वो कब कम हो? जब आपको करंट की मात्रा ज़्यादा मिले, ज़्यादा समय तक चले, यानी टाइम ज़्यादा लगे, और पोटेंशियल यानी विभवांतर की मात्रा ज़्यादा हो। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? VIT। पोटेंशियल ज़्यादा हो, करंट ज़्यादा हो, ज़्यादा समय तक चले, तब इलेक्ट्रिकल हीट होता है। नंबर 1 फार्मूला अकॉर्डिंग टू H का फार्मूला क्या होता है? I² RT H V²/R × T। ये 3 फार्मूले होते हैं इसके। अगर आपसे देखो H = VIT, H = I² RT, H = V²/R × T। ये इसके 3 फार्मूले होते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल। क्या होता है? ऐसा ही मात्रक जूल होता है। सीजियस मात्रक एरग होता है। क्या होता है? एरग। और इसका जो डायमेंशनल विमीय सूत्र होता है m1l² T-2। मैंने कई बार बताया है। और एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक हीट के बारे में, विद्युत ऊष्मा के बारे में। 3 फार्मूले हैं इसके। ऐसा ही मात्रक इसका जूल रहेगा, CGS इसका मात्रक एरग रहेगा, विमीय सूत्र इसका m1l² T-2 रहेगा। अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर। लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। क्या है? विद्युत शक्ति। उसको भी हम जल्दी करवाएंगे अभी। देखो भाई, विद्युत शक्ति, इसका सिंबल होता है P और इसका क्या होता है? कार्य बाई
समय, कार्य बाई समय, कार्य बाई समय यानी वर्क डन बाई टाइम। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी लाइक ए इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या था, H बाई टी, H बाई टी। H क्या क्या था, वी आई टी बाई टी, टी से टी मर गया तो क्या गया वी आई, नंबर 1 फार्मूला। नंबर 2 आई स्क्वेयर आर टी बाई में टी, आई स्क्वेयर आर नंबर फार्मूला 2। वी स्क्वेयर बाई आर इंटू में टी बाई टी, टी से टी कट गया तो वी स्क्वेयर बाई आर, फार्मूला नंबर 3। इसके फार्मूले कितने हो गए 3, वी आई स्क्वेयर आर, वी स्क्वेयर बाई आर। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वाट, क्या होता है वाट, क्या होता है इसका ऐसा मात्रक वाट होता है। ये भी क्या है अदिश राशि है, क्या ये अदिश राशि, क्या ये अदिश राशि है। अब आपसे इसका ऐसा ही विमीय सूत्र पूछ लें, क्या पूछ लें विमीय सूत्र पूछ लें। ऊपर क्या कार्य है m1 l स्क्वेयर टी माइनस 2 बाई में टी यानी m1 l स्क्वेयर टी माइनस 3, ये इसका क्या है विमीय सूत्र, विमीय सूत्र होता है इसका m1 l स्क्वेयर टी माइनस 3। अब कुछ बातें बता दें आपको, मान लीजिए 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर में पूछ लें कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं। देखो ये क्या बन गया पावर गुणा में टाइम, तो क्या बन जाएगा जूल, तो कितने होते हैं 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होते हैं। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। कुछ बातें नोट कर लें भाई, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा चैप्टर जिसके बारे में हमने बिल्कुल बेसिक बातें सीखी हैं। अगला पार्ट जो होगा हमारा इसका न्यूमेरिकल पर होगा, कुछ क्वेश्चंस पर होगा जो आपके काम आएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। जय हरियाणा, जय भारत।